डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को फ्रॉग की स्किन के बारे में बताऊंगी। द स्किन इज स्मूथ, मॉइस्ट, स्लीपरी एंड lacking in the external protective scales or hairs. It is loosely attached to the underlying musculature due to subcutaneous lymph spaces, and thus these animals are easily skinned. फ्रॉग की स्किन स्मूथ, चिकनी, नम, लसलसी होती है तथा इसमें बाहरी रक्षात्मक शल्क तथा हेयर्स नहीं होते। इट इज़ लूजली अटैच्ड टू अंडरलाइंग मस्कुलेचर। स्किन के नीचे स्थित मसल्स के साथ ये लूजली अटैच्ड रहती है क्योंकि यहाँ पर सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसिस पाए जाते हैं और इस कारण से इन एनिमल से स्किन या त्वचा को आसानी से हटाया जा सकता है। It is not uniformly thin, but at the dorsal side of the body is thrown into a number of folds which extend from behind the eyes. ये सभी जगह से समान रूप से पतली नहीं होती, लेकिन डॉर्सल साइड पर ये कई उभारों के रूप में होती है जो कि आँखों के पीछे तक फैले रहते हैं। The ridges thus formed by the thickening of the skin are known as dorsolateral dermal pleci. स्किन या त्वचा की थिकनिंग के कारण जो रिजेस बनते हैं उन्हें डॉर्सोलेटरल डर्मल प्लीसी बोलते हैं। इट्स कलर ऑन द बैक एंड द लिम्स इज डार्क ग्रीन with dark colored streaks and patches, while on the ventral side is pale yellow. स्किन का कलर बैक में तथा लिम्स पर डार्क ग्रीन होता है जिसमें गहरे रंग की लाइनें तथा धब्बे उपस्थित होते हैं, जबकि वेंट्रल साइड में इसका रंग हल्का पीला होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्ट्रक्चरली, like other vertebrates, the skin is composed of two layers, the epidermis and dermis. The epidermis is outer layer which is non-vascular, stratified and further composed of several layers of epithelial cells. It is usually renewed at regular intervals by a process of molting. The outermost layer is keratinized and made up of flattened squamous epithelial cells. It is known as stratum corneum. The innermost layer called stratum germinativum or stratum malpighi. यहाँ पर हम फ्रॉग की स्किन का वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं। दूसरे सभी कशेरुकों की भांति फ्रॉग की स्किन भी दो लेयर्स की बनी होती है, बाहरी लेयर एपिडर्मिस तथा अंदर की डर्मिस। एपिडर्मिस फिर कई स्तरों की बनी होती है।
एपिडर्मिस के सेल्स एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये एक निश्चित समय बाद बदलती रहती है। इस क्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। एपिडर्मिस के सबसे बाहर की जो लेयर है वो चपटी तथा स्क्वामोज एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। यहाँ पर केराटिन होता है। यहाँ पर जैसे जैसे कोशिकाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ये कोशिकाएं केराटिनाइज्ड होती जाती हैं, यानी कि इनमें केराटिन नाम का स्क्लेरोप्रोटीन जमा होता रहता है। जब केराटिन जमा हो जाता है तो ये स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाता है। यहाँ देखिए सबसे बाहर की तरफ जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं वो उन कोशिकाओं में केराटिन जमा है और ये स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाता है। जबकि इनर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम एल्पिगी कहलाती है, विच इज मेड अप ऑफ active columnar epithelial cells which are capable in producing the new cells that pass towards the outer surface and become more and more flattened and ultimately lose their columnar shape as they reach the surface। तो ये सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो स्ट्रेटम एल्पिगी या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है। यहाँ की कोशिकाएं कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये लगातार नई सेल्स या नई कोशिकाएं बनाती जाती हैं जो कि ऊपर की तरफ सरकती जाती हैं और धीरे धीरे चपटी होती जाती हैं। ये अपनी स्तंभाकार आकृति को, इनकी जो ये स्तंभाकार आकृति है वो खत्म होती जाती है और ये फ्लैटेंड चपटी होती जाती हैं और इनमें केराटिन जमा होता चला जाता है। जब इस प्रकार जब ये ऊपर की तरफ पहुंचती है, एकदम सबसे बाहर की तरफ पहुंचती हैं, तो ये शरीर से अलग हो जाती हैं। It is due to the gradual change of protoplasm of these cells into a horny substance called keratin. As the old cells are worn out due to friction, they are replaced by new ones formed by the continuous activity of the cells of the layer stratum germinativum or stratum malpighi. The stratum corneum is shed off from time to time and eaten by frog. The shedding of stratum corneum is due to the secretions of thyroid and pituitary glands. This activity is known as molting. तो जब स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर शरीर से समय समय पर अलग होती रहती है तो यह क्रिया मोल्टिंग कहलाती है तथा यह क्रिया थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन के कारण होती है। The dermis forms a tough, flexible and somewhat elastic layer just underneath the epidermis. एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस प्रेजेंट होती है जो एक टफ, फ्लेक्सिबल, प्रत्यास्थ तथा इलास्टिक लेयर है। It is mainly made up of connective tissue but also contains blood vessels, muscle fibers and nerve fibers. ये मुख्यतः कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स, मसल फाइबर्स तथा नर्व फाइबर्स भी होते हैं। इट्स आउटर पोर्शन इज कंपैरेटिवली लूज विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंड पिगमेंट सेल्स over a dark staining layer of granules or fibers, while the inner portion is considerably thicker, made up of very dense connective tissue. Outer loose portion is called as stratum spongiosum, while inner as stratum compactum. Dermis
के का जो भारी पोर्शन है, भारी हिस्सा है, वहाँ पर मसल्स लूजली या ढीले रूप में उपस्थित होती हैं। इसलिए इस पोर्शन को स्ट्रेटम स्पंजियोसम कहते हैं। यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जबकि अंदर की तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसलिए इस पोर्शन को स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहते हैं। The pigment cells or chromatophores are found in the upper portion of the dermis, but these are confined chiefly in the back and legs of the frog. डर्मिस के अपर पोर्शन में पिगमेंट सेल्स तथा क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होती हैं। मुख्यतः ये कोशिकाएं फ्रॉग के बैक पर तथा लेग्स पर होती हैं। ईच सेल इज इरेगुलर इन शेप विद ब्रांच्ड प्रोसेसेस। दे हैव ब्लैक एंड येलो पिगमेंट्स एंड इम्पार्ट कलरेशन टू द स्किन। क्रोमेटोफोर्स कोशिकाएं इरेगुलर या अनियमित आकार की होती हैं तथा इनमें से शाखित प्रवर्ध निकले रहते हैं। इनमें ब्लैक तथा येलो पिगमेंट्स होते हैं और इनके कारण स्किन में कलर या रंग दिखाई देता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो स्किन का डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर की तरफ बाहरी जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, जो कि 2 स्तरों की है, स्ट्रेटम कॉर्नियम तथा स्ट्रेटम मैलपिगी। उसके बाद डर्मिस प्रेजेंट है। डर्मिस में डर्मिस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें मसल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स तथा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। डर्मिस का जो बाहरी पोर्शन है वो स्ट्रेटम स्पंजियोसम है तथा अंदर का जो पोर्शन है वो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम है, क्योंकि यहाँ पर मसल्स जो है वो कॉम्पैक्ट रूप में हैं, सघन रूप में व्यवस्थित हैं, जबकि स्ट्रेटम स्पंजियोसम में दूर दूर स्थित हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस में क्रोमेटोफोर्स दिखाई दे रहे हैं या मिलेनोफोर्स, क्योंकि इसमें मिलेनिन नामक पिगमेंट होता है, इसलिए इनको मिलेनोफोर्स भी कह सकते हैं। ये इरेगुलर शेप की कोशिकाएं हैं जिनमें ब्रांच्ड या शाखित प्रवर्ध निकले रहते हैं। इनके कारण ही त्वचा रंगीन दिखाई देती है। इसके अलावा ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं। ग्लैंड्स जो हैं वो फ्रॉग की स्किन में 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स तथा पॉइजन ग्लैंड्स। Glands. In the skin of frog, 2 types of glands are found, the mucus glands and the poison glands. Actually, these glands are the derivatives of the epidermis, but they lie in the dermis. The mucus glands are somewhat smaller, flask-shaped, found in abundance practically over the entire surface of the body, while the poison glands are larger and distributed less evenly. These glands are lined with a single layer of epithelial cells and communicate with the exterior through their respective fine ducts, which are narrow and lined with a layer of small flattened epithelial cells. The mucus glands secrete a colorless, watery fluid, the mucus, that keeps the skin moist, glistening, and sticky. The poison glands secrete a mild poison that protects the animal in some degree from the
एनिमीज। फ्रॉग की स्किन में दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स तथा पॉइजन ग्लैंड्स। वास्तव में ये ग्लैंड्स एपिडर्मिस की डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन ये डर्मिस में उपस्थित होती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स छोटी फ्लास्क शेप्ड पाई जाती हैं, शरीर की पूरी सरफेस पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती हैं, जबकि पॉइजन ग्लैंड्स बड़ी होती हैं और ये कम पाई जाती हैं। ये दोनों ग्लैंड्स एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर्स द्वारा लाइंड रहती हैं। ये बाहर स्किन के बाहर छोटी महीन नलिकाओं द्वारा खुलती हैं। नलिकाएं और पूरी ग्लैंड्स एपिथेलियल सेल्स की लेयर द्वारा लाइंड रहती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स कलरलेस, रंगहीन वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, जिसे म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस त्वचा को नम, चमकदार तथा चिपचिपा बनाए रखता है। पॉइजन ग्लैंड्स माइल्ड पॉइजन सीक्रेट करती हैं, जिसके कारण ये अपने आप को शत्रुओं से बचाते हैं। Functions of the skin. The skin of frog performs the following functions. First, it gives definite shape and texture to the body and also acts as a protective covering over the body. Second, it protects the body against the invasion of foreign bodies and fungal spores. Third, the mucous glands keep the skin moist, glistening and sticky. The mucus also prevents the invasion of the water and other harmful materials dissolved in water. Next, it forms a chief respiratory organ as its moist surface brings about an exchange of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide in between the body of the animal and the environment. फ्रॉग की स्किन कई काम करती है। ये शरीर की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। ये शरीर की बाहरी बॉडीज़ तथा फंगल स्पोर से रक्षा करती है। इसके द्वारा स्रवित म्यूकस स्किन को मॉइस्ट, ग्लिसनिंग और स्टिकी बनाता है। म्यूकस के कारण जो पानी है वो शरीर अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। इसके अलावा इसके कारण से दूसरे हार्मफुल मटेरियल्स भी जो कि पानी में घुले रहते हैं वो भी शरीर के अंदर नहीं आ पाते। फ्रॉग के स्किन की विशेषता है कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम भी करती है, क्योंकि इसकी सरफेस मॉइस्ट होती है तथा यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा रहता है और ये थिन होती है, इसलिए ये रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करती है और यहाँ पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। Next function, being devoid of sweat glands, it acts as a excretory organ, as the shedding of stratum corneum from time to time helps in removing the excretory wastes which are no longer needed for the body. यद्यपि फ्रॉग की स्किन में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती, लेकिन फिर भी फ्रॉग की जो स्किन है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम भी करती है, क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम समय समय पर मोल्टिंग की क्रिया के द्वारा शरीर से अलग होती है, जिसके साथ साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी शरीर से अलग हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका कि शरीर में अब कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम के साथ साथ शरीर से अलग हो जाते हैं।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्व एंडिंग्स इट एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन। क्योंकि स्किन में नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए स्किन सेंसरी या संवेदी अंग का कार्य भी करती है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स द वाटर थ्रू बक्कल कैविटी बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन एंड दस compensates the loss of water from body। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, लेकिन यह इसकी स्किन से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और इस प्रकार ये वाटर लॉस या जल की हानि को संतुलित कर लेता है। The skin of frog larva produces hatching enzymes which dissolve the egg membrane so that hatching may occur। फ्रॉग के लार्वा की जो स्किन है वो हैचिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण से ये हैचिंग के समय एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर पाते हैं। तो आज हमने फ्रॉग की स्किन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।